नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने ग्रंथों और आज के दौर के बड़े बड़े स्कैंडल्स में कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम लेखक कर्मा नायक के एक ऐसे ही बहुत ही चौंकाने वाले विश्लेषण को समझने जा रहे हैं। वो प्राचीन कथाओं को एक बिल्कुल नए और हाँ, काफी विवादास्पद नजरिए से देखते हैं। तो चलिए पड़ताल करते हैं इन तथाकथित वैदिक एप्स्टीन फाइल्स की। यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। लेखक का यह मानना है कि जिन कहानियों को हम सदियों से पवित्र मानकर सुनते आए हैं, वो शायद सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे संगठित शोषण का पैटर्न हो सकती हैं जो आज के अपराधों से काफी मिलता जुलता है। तो आज हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये वैदिक एपिस्टीन फाइल्स का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि प्राचीन और आधुनिक अपराधों में क्या समानताएं बताई गई हैं। और आखिर में लेखक के दिए हुए समाधान यानी हीरानागपुर विजन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। भाई, ये वैदिक एप्स्टीन फाइल्स आखिर है क्या भला? ये लेखक कर्मा नायक की थीसिस का आप कह सकते हैं कि मूल आधार है। यहीं से उनका पूरा तर्क शुरू होता है। लेखक का सीधा सीधा दावा है कि ये जो घटनाएं हैं, ये कोई एक दो बार हुए इत्तेफाक नहीं थे। उनके मुताबिक ये एक पूरा का पूरा सिस्टम था, एक सिंडिकेट था जो धर्म और सत्ता की आड़ में काम कर रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के दौर में कुछ ताकतवर अपराधी अपने रुतबे के पीछे छिप जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां लेखक पुरानी कथाओं और आज के अपराधों के बीच एक सीधी लकीर खींचते हैं। ये थोड़ा ध्यान से देखने वाला हिस्सा है। और यही वो सवाल है जो इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है। लेखक एक तरह से हमें कह रहे हैं कि इन पवित्र कहानियों को एक क्रिमिनल लॉयर की नज़रों से देखिए। क्या ये वाकई दिव्य लीला थी, या फिर ये ऐसे अपराधों का लेखा जोखा है जहां सहमति की कोई जगह ही नहीं थी? यहाँ लेखक एक बहुत ही सीधी और चौंकाने वाली तुलना कर रहे हैं। जरा देखिए, एक तरफ एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड, तो दूसरी तरफ प्राचीन काल के एकांत आश्रम। पीड़ितों के पैटर्न में भी समानता बताई गई है। और हथियार, आज के दौर में पैसा और पावर है, तो लेखक के अनुसार उस दौर में श्राप का डर और पुण्य का लालच था। सिस्टम वही, बस तरीके अलग। यहाँ लेखक पारंपरिक शब्दों को आज की कानूनी भाषा से बदल देते हैं। उनके विश्लेषण के मुताबिक जिसे लीला या दिव्य खेल कहा गया, वो असल में यौन उत्पीड़न था। जिसे वरदान बताया गया, वो यौन हमला था। और नियोग जैसी प्रथा को वो संस्थागत बलात्कार का नाम दे रहे हैं। लेखक अपने विश्लेषण में कुछ खास किरदारों पर बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं। इंद्र को वो सिंडिकेट का हेड बताते हैं। कुछ ऋषियों पर युवा लड़कियों को निशाना बनाने का आरोप है। ब्रह्मा और कुरुवंश को भी वो इसी फ्रेम में रखकर देखते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ पूरी तरह से लेखक की अपनी व्याख्या और उनका अपना विश्लेषण है। मजेदार बात यह है कि लेखक अपना तर्क सिर्फ प्राचीन काल तक नहीं रखते। वो दावा करते हैं कि ये जो शिकारी मानसिकता है, ये समय के साथ चलती रही है। वो अपने विश्लेषण को आज के भारत तक ले आते हैं और इसे एक बहुत ही विवादास्पद नाम देते हैं, भाजपा कांग्रेस सिंडिकेट। अपनी बात को वजन देने के लिए लेखक एनसीआरबी के डेटा की अपनी एक व्याख्या सामने रखते हैं। वो इस चार्ट से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिपोर्ट हुए मामले, चाहे कोई भी सरकार रही हो, बढ़ते ही गए हैं। इससे वो ये तर्क देते हैं कि ये समस्या किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की है। तो ठीक है, समस्या की पहचान तो हो गई। अब क्या लेखक को इस समाधान भी देते हैं? हाँ, और इसी समाधान को वो नाम देते हैं हीरानागपुर विजन। ये विजन सिर्फ एक ख्याल नहीं है। लेखक इसे रक्षक समाज यानी SC, ST, OBC समुदायों के लिए मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी हासिल करने का एक पूरा रोड मैप या ब्लूप्रिंट बताते हैं। और इस विजन के बिल्कुल केंद्र में है कर्म विजय की साझेदारी। लेखक के लिए यह सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सिंबल है, जहां कर्म यानी एक्शन और विजय यानी विक्ट्री दोनों मिलकर सत्य की जीत का रास्ता तैयार करते हैं। हीरानागपुर विजन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है सात्विक संप्रभुता। चलिए अब ये समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। लेखक का मानना है कि असली आज़ादी या संप्रभुता की शुरुआत आपकी अपनी लाइफस्टाइल से होती है। उनके मुताबिक जब कोई पूरी तरह से शाकाहारी हो जाता है और हर तरह के नशे से दूर रहता है, तो उसे मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण मिलता है। और यही सच्ची आज़ादी की तरफ पहला कदम है। यहाँ लेखक दो अलग अलग तरह की मानसिकता में एक साफ फर्क दिखाते हैं। एक तरफ वो पिंक क्रांति यानी मांस पर आधारित अर्थव्यवस्था को हिंसा और शिकारी सोच से जोड़ते हैं,
वहीं दूसरी तरफ शाकाहारी या सात्विक जीवन शैली को वो करुणा और एक रक्षक वाली मानसिकता का आधार मानते हैं। तो लेखक की मुक्ति का जो ब्लूप्रिंट है वो इन 3 कदमों पर टिका है। पहला, मानसिक आज़ादी, मतलब शोषक आदर्शों को पूरी तरह से नकार देना। दूसरा, सात्विक जीवन अपनाना, यानी पूरी तरह शाकाहार और नशा मुक्ति। और तीसरा, आर्थिक बहिष्कार, यानी उन संस्थाओं को पैसा या दान देना बंद कर देना जो इस शोषक सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर इस पूरे विश्लेषण ने आपके मन में और सवाल पैदा कर दिए हैं, तो लेखक से सीधे जुड़ने और उनके काम को और गहराई से जानने के कई तरीके मौजूद हैं। आप लेखक कर्मा नायक से इन सभी तरीकों से जुड़ सकते हैं। यहाँ उनकी किताबें, सोशल मीडिया प्रोफाइल और ब्लॉग के सारे लिंक्स दिए गए हैं। और ये एक लाइन शायद इस पूरे विश्लेषण का सार है। लेखक का आखिरी संदेश एकदम साफ है। उनके हिसाब से सच सामने आ चुका है और अब न्याय का वक्त है। ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।